तो आज हम लोग पढ़ते हैं आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी थे, मोहनचंद मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आगे से इन्हीं के बारे में सारी की सारी चर्चाएं चलेंगी ही चलेंगी। लड़ाई में जो भी अंग्रेज़ों को भगाने की जो लड़ाई थी, उनमें जो आगे जो भी कदम होंगे वो उनमें मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम आएगा। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग गांधी जी बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सब ने देखे हुए हैं, वेरी फेमस, इवन इंडिया के सबसे फेमस आदमी आज तक के, वो है महात्मा गांधी। ठीक है, थोड़े से इनका रिव्यू लेंगे आज की क्लास में, जस्ट जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं उस तरह की चीज़ें, और उसके बाद में इनके एक एक काम को धीरे धीरे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 2, आप लोगों को पता है, 1869। कहाँ पे? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। जिन दिन जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, उसको इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा हिंसा का उल्टा होता है, मतलब किसी को, मतलब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, जिससे कि मतलब सामने वाला खुद ही ग्लानि से भर जाए, खुद ही उसको खराब लगे और उसके बाद में वो उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। इसको बोलते हैं अहिंसा। ठीक है, तो नाम तो मोहनदास था, पापा का नाम करमचंद था, इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। मदर का नाम पुतलीबाई था, याद रखिएगा, मदर का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले, पहले बता चुका हूँ। सेक्रेटरी कौन थे? महादेव देसाई। बुक कौन सी लिखी इन्होंने? हिंद स्वराज लिखी 1909 में, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बहुत फेमस बुक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब खुद के बारे में कि अभी तक उन्होंने किस तरह से क्या क्या फील किया लाइफ में। ठीक है, तो उसके बारे में ये बुक है। तो ये दोनों बुक इन्होंने ही लिखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह के एडिटर भी थे, कुछ की स्थापना भी की। नाम याद रखिए, इंडियन ओपिनियन, 1903 में, 15 साल तक इन्होंने ये अखबार को चलाया, इंडियन ओपिनियन नाम का। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट किया था? अफ्रीका में। फिर हरिजन, दूसरा अखबार 1919 से 31 तक, इसके एडिटर रहे। एडिटर मतलब मालिक एक तरह से, जो सब कुछ होता है किसी न्यूज़पेपर का। और फिर यंग इंडिया, 1933 से 42 के बीच में। टोटल मिला के आप ईयर मत याद कीजिए, 3 ये याद कीजिए, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है, इनको कभी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। नोबेल प्राइज आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, और पीस मतलब शांति का सम्मान, जबकि ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े फिगर थे। ठीक है, जो जिन्होंने शांति के लिए अपील की हमेशा से, पर इनको कभी भी ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। जबकि 5 बार ये नॉमिनेट हुए, 1937 से 48 के बीच में, पर एक बार भी इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, याद रखिएगा। इनके दूसरे नाम है, पूछे जाते हैं, महात्मा के नाम किसने दिया इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मलंग बाबा किसने नाम दिया, या नंगा फकीर मलंग बाबा? कबाइलीज, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के कबाइलीज ने। ठीक है, जो पाकिस्तान में जगह है वहाँ पे। इंडियन फ़कीर या ट्रेटर फ़कीर, ये किसने दिया? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंडियन फ़कीर। हाफ नेकेड संत, ये किन्होंने नाम दिया? फ्रैंक मॉरिस। राष्ट्रपिता नाम किन्होंने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये थोड़े से आप लोगों को याद रहने चाहिए ना, नाम वगैरह। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। मैंने एक साथ करके आपको लोगों को लिख दिया कि आप लोग एक साथ याद रख ले किसने कौन सा नाम दिया। ठीक है, ये गांधी जी हैं स्टार्टिंग दिनों में। गांधी जी के स्टार्टिंग दिनों से ही वो एक तरह से, कोई इस तरह का उनका विचार नहीं था कि वो देश को आज़ादी दिलाएंगे। उनके पापा एक वेल्दी, एक धन धान्य से परिपूर्ण दीवान थे, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पोरबंदर वाले इलाके में दीवान थे। फिर इन्होंने बोला कि मैं तो बाहर जाऊंगा फॉरेन में स्टडी करने के लिए, तो वकालत के लिए लंदन चले गए। लंदन से फिर वापस से भारत आए वकालत करके। नॉन वेज भी खाते थे स्टार्टिंग में, सारे जो भी उस टाइम के सही काम नहीं थे वो भी करते थे। और फिर ये इंडिया आए, इंडिया में आके इन्होंने 2 साल और वकालत की इंडिया में, बॉम्बे में, पर यहाँ पे उनकी बात नहीं बन पाई। तो इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो ये चले गए अफ्रीका, है ना। अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका। तो ये डिपार्चर अफ्रीका चले गए। एक दादा अब्दुल्ला नाम का एक इंडियन मर्चेंट था, मतलब
इंडिया के जो मतलब मर्चेंट का मतलब आप लोगों को पता चल गया, वो सौदागर मतलब जो सामान वामान इंडिया से लाता था वहाँ बेचते थे, या वहाँ से यहाँ बेचता था, समथिंग इस तरह का। दादा अब्दुल्ला के कोई केस था, उनके सलाहकार बन के ये चले गए कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। साउथ मतलब जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको कुछ वकीलों की एक फ़ौज चाहिए होती हमेशा से होती है। जैसे मान लो रिलायंस है तो अनिल अंबानी की एक वकीलों की फ़ौज होगी पूरी पूरी, ठीक है। तो इसी तरह से उनको एक तरह से वकील की ज़रूरत थी, तो ये उनके साथ चले गए वहाँ पे दादा अब्दुल्ला के साथ में। और ये जब गए उसी साल 1893 में गए, 1893 में देखो, और जून 1893 में ये ट्रैवल कर रहे थे प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे जगह वो ट्रैवल कर रहे थे, ये एक ट्रेन में जा रहे थे, और चूँकि पैसे वाले हमेशा से थे तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा इन्होंने। तो ये फर्स्ट क्लास के ट्रेन में टिकट में बैठ गए, और जब बैठ गए तो उस डब्बे में बैठे तो वहाँ पे अंग्रेज भी आ गए। तो देखो साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का राज था और इंडिया में भी अंग्रेज़ों का राज था। तो जब अंग्रेज वहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि ये क्या, तुम इंडियंस को अलाउ नहीं है फर्स्ट क्लास में। इसने बोला मेरे पास तो टिकट है। उन्होंने बोला टिकट है तो क्या हुआ, पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू इंडियंस आर नॉट अलाउड इन फर्स्ट क्लास ऑफ एनी ट्रेन, ठीक है। ये यूरोपियंस के लिए है, ये इंग्लैंड के लोगों के लिए। तो उसको चल उस ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया। तब इन्होंने पहली बार इन्होंने देखा कि ये तो क्या हो रहा है, मतलब मैं इंडियन हूँ इसलिए मेरे को भगा रहे हैं ये लोग, जबकि मेरे देश में आके रूल करते हैं। तो अफ्रीका में इनको पहली बार ये चीज़ झंझोड़ दिया अंदर से कि ये तो गलत हो रहा है भाई। अभी तक तो इनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं था क्योंकि छोटे थे और कुछ ऐसा हमेशा पैसे वाले रहे, तो इतना कुछ इनको पता नहीं चला। पर अफ्रीका में गए किसी केस के लिए, तो वहाँ पे जब ट्रेन से इनको फेंक दिया गया तो उसके बाद में इनका दिमाग ख़राब हो गया कि अंग्रेज़ गड़बड़ है। तो सोचा कि अभी कुछ करता हूँ। तो ये 2 साल तक वहाँ पे लगभग रहे, और उसके बाद में इन्होंने सोचा कि वापस से इंडिया जाता हूँ मैं। अब्दुल्ला का काम भी हो गया था, दादा अब्दुल्ला का जो काम के लिए आए थे, फिर इंडिया आने लगे। तो फिर वहाँ के जो लोग थे, लोकल लोगों से ये कांटेक्ट में रहते थे अफ्रीका के। तो उन्होंने बोला कि आप मत जाओ, है ना, गांधी जी से बोला कि आप मत जाओ, हम लोगों को कुछ इनको अंग्रेज़ी भाषा वगैरह आती थी। तो इनको बोला कि आप अंग्रेज़ी भाषा वगैरह जानते हो तो हमारे बीच बीच में हमारे कुछ काम होते हैं जो ब्रिटिशर्स से करवाने पड़ते हैं। जैसे आज आपके गाँव में कुछ लोग होंगे जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती पर फॉर्म इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो इस तरह से कि भाई आप रहोगे तो हमारा भी भला हो जाएगा, और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ कुछ हम लोग करते भी रहेंगे, है ना, इनके पास हमारी मांगे पहुंचाते रहेंगे। तो ये उनकी एक तरह से बात मान के, और वहाँ पे बोले चलो 1 साल और रह जाता हूँ। और जबकि वो 1 साल नहीं रहे, वो लगभग 17 17 20 साल तक, 18 साल 20 साल लगभग, उसके बाद और अफ्रीका में ही रहे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कुछ इनकी वहाँ की जो यादें हैं साउथ अफ्रीका की वो ये हैं कि जब वो वहाँ पे रह गए तो इन्होंने वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। यहाँ पे इंडियन कांग्रेस थी जो इंडिया में बनी हुई थी, वहाँ पे इन्होंने क्या बनाई, नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, ओके। उसके बाद में 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई, जिसमें बोयर वार्स, मतलब अंग्रेज़ों की लड़ाई चल रही थी वहाँ पे अफ्रीका में, जिनको बोयर वार बोलते थे, बोयर की लड़ाइयाँ, ठीक है। कुछ भी जैसे कर्नाटिक वार्स है वैसे बोयर वार है। तो वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, तो उसमें ये क्या है, अंग्रेज़ों की हेल्प की एक तरह से इन्होंने, कि एक एम्बुलेंस बनाई थी इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स। मतलब जैसे 100-200 लोगों ने, इंडियंस ने मिल के, कि हम लोग जो भी वहाँ पे युद्ध में जिनको भी तकलीफ होगी, जिनके भी इंजर्ड हो जाएंगे, जिनके कुछ लग जाएगी, उनको हम लोग एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करेंगे। हम वो लेके जाते थे, स्ट्रेचर लेके जाते थे, उसको उठा के ले आते थे और वापस से उसको हॉस्पिटल तक छोड़ के आते थे। तो ये गांधी जी ने बनाया था, और इन्होंने बोयर वार में ये योगदान किया था अंग्रेज़ों की सेना के लिए, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए इनको 1914 में केसरे हिंद के अवार्ड भी दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, केसरे हिंद, ठीक है, 1914 में। फिर और जो घटना है वहाँ पे कि इन्होंने 1904 में इन्होंने एक इंडियन ओपिनियन नाम की मैगजीन चलाई, जो मैंने ऊपर लिखा है, इंडियन ओपिनियन। और इन्होंने एक फोनिक्स फॉर्म खोला, फोनिक्स फॉर्म, मतलब एक जगह ले ली थी इन्होंने, डरबन एक जगह है वहाँ पे, डरबन के बाहर एक ज़मीन खरीद ली थी, और वहाँ पे अपना एक फॉर्म खरीदा, खोला इन्होंने वहाँ से कि भाई यहाँ से मैं ऑपरेट करूँगा। तो ये फोनिक्स फॉर्म खोला। 1904 के बाद में 1906 में एक ऐसा कानून आया था, एशियाटिक ऑर्डिनेंस बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि उसमें लोगों को
एक तरह से जैसे जो इंडियंस हैं, सपोज कीजिए, तो इंडियन को जैसे आज आप जाते हैं कहीं पे भी, तो आज आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आपको कोई पास की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास में ऐसा कुछ, चलो कोरोना की वजह से कुछ कुछ इश्यूज हैं, पर उसके अलावा आप जा सकते हैं पूरे भारत में। कोई आपसे पूछेगा नहीं आप महाराष्ट्रियन हो या राजस्थानी हो या दिल्ली से हो, कोई नहीं पूछने वाला। पर वहाँ पे क्या था कि जो वहाँ पे भी नहीं पूछते थे, पर जो जो इंडियन लोग थे उनको बोलते थे एक पास लेके चलना है तुमको। इंडियन के अलावा ज़रूरत नहीं थी, जो ब्रिटेन के लोग वहाँ पे रहते थे उनको ज़रूरत नहीं थी, पर इंडियन लोगों को एक पास लेके चलना पड़ता था। तो वो मूवमेंट को, एक तरह से मूवमेंट को रोकने के लिए कि इंडियन ज़्यादा इधर से उधर ना जा, जैसे आजकल अपना जो पास मिलता है ना, कोविड पास, उसी तरह की बात है। तो इन्होंने बोला ये तो गलत कर रहे हो तुम इंडियंस के साथ में, ये गलत है। तो इनके खिलाफ इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। ये बहुत बड़ा नाम है, आपको धीरे धीरे इसके बारे में चीज़ें बताऊंगा मैं। सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। सत्याग्रह का मतलब ये होता था कि आप जो कानून बनाए उसकी हम पालना नहीं करेंगे, बोलो क्या कर लोगे, इसको सत्याग्रह बोलते हैं। आप जो कानून बनाओगे हम पालना नहीं करेंगे, बताइए। और जो करना करो, हमको जेल जाना है तो डालो, हम जेल जाने के लिए तैयार है, हमको पीटना है तो पीटो। इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, CDM शॉर्ट फॉर्म में। और सत्याग्रह हिंदी में एक तरह से उसका नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1907 में भी इन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस ऑफ एशियंस, या ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया। एक तरह से 1906 और 7 में सत्याग्रह चलता रहा इनका। इनको जेल भी हो गई, जोहान्सबर्ग की जेल है, ये भी साउथ अफ्रीका में पहली बार इनको जेल हुई लाइफ में। फिर इनका दिमाग और चला कि भाई वो जो ये सत्याग्रह वगैरह चलाते थे, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, उनको रहने के लिए, देखो कोई भी आंदोलन, अगर मेरे को आंदोलन आज चलाना है तो मुझे 50-100 आदमियों को हमेशा अपने आसपास में रखना पड़ेगा ना, तभी तो मैं कल सुबह सुबह जाके कहीं आंदोलन चला दूंगा। तो एक जगह चाहिए लोगों को रहने के लिए, जो इस तरह की विचारधारा वाले लोग हैं। तो इन्होंने एक नया फॉर्म खोला, यहाँ पे भी एक फॉर्म था, एक टोलस्टॉय नाम का फॉर्म, वेरी फेमस फॉर्म, ये खोला जोहान्सबर्ग के पास में। बाद में इसको गांधी आश्रम का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे इन्होंने टोलस्टॉय फॉर्म खोला, ठीक है। 1913 में इन्होंने फिर से सत्याग्रह किया। अफ्रीका में 3-4 बार सत्याग्रह कर लिया इन्होंने। कि क्या हुआ था, नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को क्या कर रहे थे कि वहाँ पे एक कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था कि जो भी क्रिश्चियन तरीके से जो शादी नहीं हुई, जो क्रिश्चियन की शादी होती है ना कोर्ट और चर्चेज में, उस तरह से किसी ने शादी नहीं की तो उसकी शादी अवैध है, उसको माना नहीं जाएगा। अब इंडियंस तो उस तरह से करेंगे नहीं जिस तरह से क्रिश्चियन करते हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ होगी उनकी, तो सबकी अवैध हो गई एक तरह से शादियाँ। तो फिर उसके बाद में इन्होंने उसके खिलाफ भी सत्याग्रह किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और 1914 में इनको केसरे हिंद की अवार्ड भी दिया अंग्रेजों ने। फिर 1915 में ये भारत आ गए वापस। इसके बीच में भी आते गए थे, 1-2 बार आए थे, पर ठीक है उसके बारे में इतनी चर्चा की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1915 में ये भारत आ गए। सबसे पहले कहाँ है, बॉम्बे में, 9 जनवरी 1915। ध्यान रखिएगा ये प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 9 जनवरी 1915, क्योंकि इस दिन गांधी जी अफ्रीका गए थे और 20 साल अफ्रीका में, 22 साल रहने के बाद में वापस से भारत आए थे। और इस बार आए थे तो परमानेंटली आए थे कि यहाँ पे रहेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो हर साल मनाया जाता है इंडिया में। जहाँ पे बहुत सारे NRI लोग होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि भाई आप आइए देश में और यहाँ की चीज़ों को समझिए, ठीक है। और जब ये आए तो इन्होंने बोला कि मेरे को एक रहने के लिए जगह चाहिए, मैं अपने घर में वो धन धान्य में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे को वो सब चीज़ें अब चाहिए नहीं, मेरे को एक जगह चाहिए, फ़कीर आदमी बनूंगा तो वो जगह चाहिए। तो इन्होंने एक आश्रम खोला, सत्याग्रह आश्रम नाम दे दिया उसको। ये कहाँ दिया, कोचारब, अहमदाबाद के पास एक जगह कोचारब। 2 साल तक कोचारब में रहे। उसके बाद में इन्होंने अपना आश्रम शिफ्ट कर दिया 1917 में, और साबरमती के किनारे, मतलब ये दूसरा आश्रम था इनका साबरमती के किनारे, इसको साबरमती आश्रम भी बोला गया। ये साबरमती आश्रम है, आप गुजरात में अहमदाबाद जाएंगे तो ये अभी भी है, ठीक है। और ये आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल, इसमें कोई बड़ी उसमें कोई रिसर्च वाली बात नहीं है। अहमदाबाद में है। आर्किटेक्चर ये किसने बनाया था, किसने मतलब डिज़ाइन किया था इसको, चार्ल्स कोरिया ने। ये नाम भी याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया, ठीक है। और तो ये साबरमती आश्रम के बारे में हो गया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने देखो धीरे धीरे कदम रखे भारत में, ऐसा नहीं कि आते ही जंप मार दिया और लोगों ने बोला कि वाह गांधी जी क्या कर दिया आपने। इन्होंने देखो 1 साल आए, 1915 में आए, 2 साल तक कुछ खास बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं की, बस आश्रम में रहते थे, लोगों से मिलते थे।
बहुत इनके पास में आया कि गांधी जी अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ आंदोलन की जरूरत है, पर इन्होंने बोला पहले मैं पूरे भारत में देखूंगा कि चल क्या रहा है, उसके बाद में भारत की जनता के बारे में पता लगाऊंगा कि जनता क्या चाहती है, और उसके बाद में मैं आंदोलन में कूदूंगा। तो स्टार्टिंग में इन्होंने सीधा कदम नहीं रखा कि मैं आंदोलन करूंगा, ठीक है। तो अब इन्होंने 1915 में आ गए, तो 1916 में इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में, एक साल बाद में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट किया। तो पॉलिटिक्स में उस टाइम पे सबसे मेन पॉलिटिक्स कौन चलाता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो इसका सेशन था, तो उस लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, उस सेशन में ही चले गए वैसे ही, है ना, एक तरह से अटेंड करने के लिए चले गए कि जैसे ये सेशन है थोड़ा अटेंड कर लेते हैं। तो वहाँ पे इनको एक बिहार के एक आदमी मिले, राजकुमार शुक्ला, नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने बोला गांधी जी आपने भारत सत्याग्रह किया है, पर भारत में भी अंग्रेजों ने आतंक मचा रखा है, आप प्लीज़ हमारे भारत के लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो ये बोले कि ठीक है बताओ कहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ चल रही है। तो राजकुमार शुक्ला ने बोला कि बिहार में चंपारण में आप जगह पे आओगे, तो चंपारण में थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है इंडिगो फार्मर्स के साथ में, ठीक है। इंडिगो एक शाही होती थी, वो लगाए, वो एक तरह से जो प्लांट करते थे, मतलब शाही वाले, मतलब इंडिगो कलर होता है एक तरह से, तो उसकी खेती है एक तरह से, ठीक है। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज़ सब लोग, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से बोला गया कि आप आके देखिए हमारे चंपारण बिहार में क्या हो रहा है, राजकुमार शुक्ला ने। ये कौन है भाई, ठीक है। तो इसके बाद में बोले कि ठीक है मैं आके देखूंगा, पहले आके देखूंगा। तो एक साल बाद में ये उधर भी गए 1917 में, और इन्होंने जाके वहाँ पे देखा कि सही में जो इंडिगो फार्मर्स हैं बिहार के, उनकी कंडीशन खराब है, ठीक है। तो ये कौन है भाई, 87B, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार क्लास को, बार बार में अनम्यूट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पे देखा कि इनकी क्या कंडीशन थी, क्यों ख़राब थी, उसके बारे में और मैं थोड़ा बता दूंगा, अभी बता देता हूँ, चलिए अभी इसमें आ गया तो ठीक है। तो जब 1917 में ये गए वहाँ पे चंपारण में, तो इन्होंने देखा कि इंडिगो जो फार्मर्स एक सेकेंड, हाँ। तो इन्होंने देखा कि इंडिगो फार्मर्स की सही में कंडीशन ख़राब है। तो क्या था, इंडिगो एक मतलब एक तरह से खेती होती थी इंडिगो कलर की। तो उसमें क्या होता था कि वो फार्मिंग के लिए जो किसान फार्मिंग करते थे, तो उनको ज़बरदस्ती वो फार्मिंग कराई जाती थी एक तरह से। तो उस पर वो करना नहीं चाहते थे, और कोई फसलें भी करना चाहते थे, समथिंग समथिंग। तो जिन लोग जो फार्मिंग करवाते थे उनसे, वहाँ के जमींदार लोग थे, तो वो उनको बहुत परेशान करते थे, और मतलब प्रशासन भी जो वहाँ का था परेशान करता था। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में आऊँगा वापस से कि क्या किस तरह से चंपारण में कैंपेन किया इन्होंने। तो इन्होंने सोचा कि यार ये किसान सही बोल रहे हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर वाले जमींदार लोग हैं या जो यहाँ का लोकल प्रशासन है वो इनको परेशान कर रहा है। तो उसके खिलाफ इन्होंने पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। डिसोबीडियंस मतलब सत्याग्रह, मतलब चंपारण सत्याग्रह पहला भारत में। कहाँ था, चंपारण में। मतलब क्या था उसमें, सिविल डिसोबीडियंस, मतलब जो कानून अंग्रेजों ने बनाए वहाँ के, बोला हम मानेंगे नहीं, वहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसके आउटपुट हुए उसके लिए अलग से बात करेंगे। 1918 में इनको फिर से इनविटेशन मिला कि अहमदाबाद में एक स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, बहुत दिनों से ये मजदूरों की स्ट्राइक चल रही है, और मजदूरों की बात कंपनी के मालिक नहीं मान रहे। कुछ प्लेग बोनस वगैरह मिलता था, वो बोनस कंपनी के मालिकों ने, अहमदाबाद में मिल्स थी बहुत सारी, है ना, कपड़े की मिल्स वगैरह थी, तो उनके मालिकों ने एक तरह से वो बोनस देना बंद कर दिया था। तो इन्होंने वहाँ के वर्कर्स ने बोला गांधी जी देखिए क्या हो रहा है, मतलब हम तो वैसे गरीब हैं, और ये इतना मुनाफा कमा के भी हमको बोनस मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया। तो इन्होंने जाके वहाँ पे बोला कि ये बात सही है भाई, इनकी मिलनी चाहिए इन लोगों को। तो इन्होंने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक की। कोई इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस नहीं चलाया, वो तो मकान के एक तरह से मिल वर्कर्स थे एक तरह से अहमदाबाद में। तो उसके उसमें इन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जो आज भी लोग बैठते हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो जब ये भूख हड़ताल पे बैठे, तो ये पहली इनकी भूख हड़ताल थी भारत में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है। उसके बाद में उसी साल में 1918 में गुजरात में और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी,
कि फसलें ख़राब हो गई थी, पर फसलें ख़राब होने के पर फसलों पे रेंट मतलब किराया देना पड़ता था गवर्नमेंट को, किसानों को। तो वो फसलें ख़राब हो जाती थी तो गवर्नमेंट उसको माफ़ करनी चाहिए थी, पर गवर्नमेंट माफ़ नहीं करती थी। किसानों को बोलती थी हमको कहीं कुछ नहीं पता, फसल ख़राब हो गई या कुछ भी, आप हमको पैसा दो। तो फिर वहाँ के किसानों ने बोला कि भाई देखिए आप गांधी जी ये क्या चल रहा है। तो इन्होंने वहाँ पे जाके खेड़ा में, खेड़ा नाम की जगह है, इन्होंने फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मतलब हम आपके साथ में कोऑपरेट करेंगे नहीं। ठीक है, आप जो बोलो, कोई कानून ला रहे हो, ये सॉरी, जैसे कि मान लो कि आप कोई चीज़ है, जैसे आज आज आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है कि भाई आज आधार कार्ड सब लोग इसके लिए रजिस्टर हो जाओ, तो आप बोलोगे नहीं हम तो रजिस्टर नहीं हो रहे, मतलब कोई वो जरूरी नहीं है, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आपसे, है ना। सिविल डिसोबीडियंस और कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन में थोड़ा सा अंतर है। सिविल डिसोबीडियंस में है कि कानून का पालन नहीं करेंगे, उसके अपोजिट जाएंगे। इसमें ये होगा कि कानून का पालन करने या नहीं करने की बात नहीं है, हम कुछ करेंगे ही। आप कुछ भी कोई नई चीज़ लाए हम उसके बारे में कोई अपनी चर्चा बात रखेंगे नहीं। तो ये एक फर्स्ट एक तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। आप ये तीन थोड़ा से याद रखिएगा, हम थोड़ा इसके बारे में वापस से भी आएंगे। ठीक है, 1919 में क्या हुआ, इन्होंने रोवलेट एक एक्ट आया था 1919 में, इस पर भी वापस आएंगे। आज मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो रोवलेट एक्ट आया था 1919 में, और उसमें क्या हुआ था कि ये रोवलेट एक्ट आने की वजह से सब लोग खफा थे एक तरह से इंडिया में। तो इन्होंने, गांधी जी ने भी जो उनको केसरे हिंद की जो उपाधि मिली थी अंग्रेजों के द्वारा, वो वापस से रिटर्न कर दी, है ना, इसके बाद में। ठीक है, और नहीं, केसरी हिंद की क्यों रिटर्न की थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, है ना, 1919 में। तो इसके चक्कर में इन्होंने केसरी हिंद की दे दी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, जनरल डायर ने किस तरह से फायर किया था, इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। बट अभी इतना जान लीजिए कि जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हो गया था, उसकी वजह से गांधी जी ने बोला कि केसरी हिंद की उपाधि आप वापस से ले लीजिए, मेरे को आपकी नहीं चाहिए। फिर उसके उसके अलावा रोवलेट एक एक्ट आया था, रोवलेट एक्ट आया, और उसी टाइम पे एक हुआ था ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी, खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में वापस से आएंगे। ये दोनों चीज़ें उस टाइम पे हुई 1919 में, और तो इसके बाद में गांधी जी ने क्या हुआ, इसके ऑल इंडिया किसान खिलाफत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी कौन थे, गांधी जी थे। और इन दोनों की जब ये दोनों चीज़ें आई 1919 में, तो गांधी जी ने सत्याग्रह चला दिया कि पूरे देश में सत्याग्रह होगा। ठीक है, पूरे देश में। ये सब क्या थे, जो पहले वाले थे नॉन कोऑपरेशन, और ये क्या थे कि ये तो छोटे छोटे लेवल पे थे, कोई खेड़ा में हो रहा था, कोई चंपारण में हो रहा था। अब क्या बोला, रोवलेट एक्ट ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के तहत उन्होंने बोला कि अब पूरे देश में होगा हंगामा। ठीक है, सिंपल सी बात। तो क्या हुआ, 1920 में स्टार्ट भी कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपस से कनेक्ट कर लेना तुरंत। ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1920 में स्टार्ट हुआ, और सब बढ़िया चल रहा था। अंग्रेज़ों की चीज़ों को बहिष्कार कर रहे थे, कपड़ों को जला रहे थे, इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि बाहर की कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, समथिंग। इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। आप कोई चीज़ खरीदने उड़ने के, हम जैसे आज हम कहेंगे कि चाइनीज़ के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन लाएंगे। नॉन कोऑपरेशन क्या है, हम उनकी चीज़ें नहीं खरीदेंगे कुछ भी। इस टाइम पे कि नॉन कोऑपरेशन का क्या मतलब है कि आप भी नॉन कोऑपरेशन अभी घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लाइक आप बोलेंगे कि मैं कोई भी चाइनीज़ सामान अब से नहीं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप नॉन कोऑपरेट कर रहे हो। आप कोऑपरेट, पर आप कोई कानून की अवहेलना नहीं कर रहे, आपकी मर्जी, आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके घर में कोई सामान है जो चाइनीज, जो आप जला देना चाहते हैं, तो ठीक है आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। पर इससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, चाइनीज़ बिजनेस ठप हो गया। ठीक है, तो चाइनीज़ बिजनेस ठप होगा तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को अपने मतलब एक तरह से सबक सीखेगा। सेम उस टाइम पे भी था कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब आपने जो चीज़ें आप लागू कर रहे हो ना भारत देश में, सारा बिजनेस करते हो तो आपका सामान नहीं खरीदेंगे। कानून की अवहेलना तो कर नहीं रहे हम लोग, अपने घरों में जो फॉरेन के कपड़े थे, विदेशी कपड़े हैं, उनको जला देंगे, आपका नमक नहीं खरीदेंगे। हमारी मर्जी, हम तो कानून की अवहेलना तो कर नहीं रहे, हमारी मर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। सिविल डिसोबीडियंस नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस में होता है कि आपने कोई कानून बनाया उसके भी खिलाफ जाएंगे। ठीक है, आपने कानून बनाया कि यहाँ पे नहीं जा सकते पर हम जाएंगे, ये होता है कानून के खिलाफ जाना। और एक होता है कानून के अंदर रहते हुए आप बोलेंगे कि भाई कानून के अंदर हैं पर हम ये चीज़ें नहीं लेंगे। जैसे आप आज डिक्लेयर कर दो कि मान लो कि मैं ये कंपनी का सामान नहीं खरीदूंगा, ठीक है, आपकी इच्छा है, पर कंपनी को नुकसान हो जाएगा उस चीज़ से।
तो इसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन इन्होंने चला दिया। किस वजह से चलाया? दो घटनाएं हुई थी, एक रौलेट एक्ट आया था उस टाइम पे, और एक आया था खिलाफत मूवमेंट भी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। खिलाफत वगैरह में क्यों स्टार्ट हुआ इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग। तो गांधी जी ने इन दोनों को लीड किया, नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को और खिलाफत मूवमेंट को भी, दोनों एक साथ ही चले। 2 साल तक बढ़िया चल रहा था, लोगों को लग भी रहा था कि आज़ादी मिल जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि अंग्रेजों को बहुत नुकसान हो रहा था, उनके कपड़े कोई खरीद नहीं रहा था, उनके कोई सामान नहीं खरीद रहा था, लेदर, उनके जैकेट्स या उनके नमक, उनकी गाड़ियाँ, उनके कोई भी कुछ चीज़ नहीं खरीद रहे थे। तो पूरा बिजनेस उनको लग रहा था कि बिजनेस चौपट होगा तो अपने आप भाग जाएंगे, बढ़िया चल रहा था। पर क्या हुआ, चोरी चोरा में 1922 में एक घटना हो गई। कुछ लोगों ने थोड़ा एग्रेसिव हो गए और एग्रेसिव होकर एक पुलिस स्टेशन को जला दिए, और पुलिस स्टेशन जलने से वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई। और गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो अहिंसा वाला मूवमेंट था, नॉन नॉन वायलेंस वाला एक तरह से आंदोलन था, आपने इसमें वायलेंस कैसे ले आए। तो एक तरह से खफा हो गए और उन्होंने ये पूरा आंदोलन उसके बाद में कॉल ऑफ कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स थी गांधी जी की, पहली बार इतने लोगों के साथ में। पहले जो खेड़ा में या चंपारण या अहमदाबाद स्ट्राइक में जो भी हुआ था वो एक छोटे छोटे कुछ लोग, 100-200 लोगों की भीड़ के साथ में किया। ये पूरे देश के ऑल इंडिया लेवल पे किया। पर देखो ये आज़ादी मिलने वाली थी और गांधी जी से एकदम से ये मतलब असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन आंदोलन को ख़त्म करने की वजह से कुछ लोग बहुत खफा हो गए, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तो बहुत खफा हो गए कि ये कैसी पॉलिटिक्स है। मतलब अंग्रेज तो हमको आए दिन मारते रहते हैं, चलो एक जगह गलती हो भी गई चोरा चोरी में तो ख़त्म मत करो आंदोलन को, वापस चलने दो उसको, हो गया वहाँ पे गलती हो गई तो हो गई। पर इन्होंने ख़त्म कर दिया। इनका यही था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई और किसी ने हिंसा कर दी है मेरे आंदोलन में तो मैं ख़त्म कर दूंगा, पहला इनका यही शर्त रहती थी। तो जैसे इन्होंने ख़त्म किया, टोटल मिला के फिर से हमारी आज़ादी थोड़ी आगे शिफ्ट भी हो गई। ठीक है, फिर और मोमेंट जो बताता हूँ, एक 1924 में बेलगाम कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन हो रहा था और उनके वो प्रेसिडेंट चूज किए गए थे। एक बार ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट एंड लास्ट बार गांधी जी। कहाँ पे? बेलगांव में। तो ये एक तरह से बेलगांव सेशन याद रहना चाहिए। गांधी जी फर्स्ट एंड लास्ट बार यहीं पे क्या बने थे? प्रेसिडेंट कांग्रेस के। फिर उसके बाद में गांधी जी 2 साल के उन्होंने पॉलिटिक्स से छुट्टी ले ली। छुट्टी मतलब कि उन्होंने बोला कि मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करूँगा अभी 2 साल तक, ना अंग्रेजों के खिलाफ कहीं जाऊँगा, नहीं मैं तो समाज में जो कुरीतियाँ हैं थोड़ा सा उनके खिलाफ कुछ काम करूँगा। तो गाँव गाँव में चले गए कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ पे चरखा वगैरह चलाते थे गाँव में, लोगों को एक तरह से उनसे बात करते थे, क्या उनकी समस्याएँ हैं। लोग एक दूसरे को छुआछूत वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी गाँव में, तो उसके खिलाफ वहाँ पे आवाज़ उठाते। 2 साल तक उन्होंने अंग्रेजों वगैरह के खिलाफ कोई बगावत नहीं की 2 साल के लिए। पर ये लोग बोलते हैं ये टैक्टिक्स थी गांधी जी की। लाइक वो गांव गांव में जाके अपनी सेना तैयार कर रहे थे एक तरह से, तो इस तरह से बोलते हैं लोग 2 साल तक अंग्रेजों के मतलब खिलाफ नहीं बोले, पर अपनी सेना, अपने फॉलोअर्स को तैयार कर रहे थे उन 2 सालों में। फिर उसके बाद 1930 से 34 में एक दूसरा बड़ा मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये एक तरह से नॉन कोऑपरेशन का अगला स्टेप कि चलो हम आपकी चीज़ें भी नहीं खरीदेंगे और आपके कानून भी नहीं मानेंगे, क्या कर लो। तो ये बड़ा कदम है, इसमें गवर्नमेंट पूरी हिल जाती है। कानून ही मानोगे उनके, कोई कानून ही, आज आज आप कानून मत मानो, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि आप कोरोना के टाइम में इधर उधर नहीं जाओगे, आप बोलोगे नहीं हम तो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ। ऐसे पूरा इंडिया करने लग जाएगा तो गवर्नमेंट तो फेल हो जाएगी। तो ये उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस चलाया उस टाइम पर। ठीक है, तो 1930 से 34 तक शुरुआत कहाँ पे हुई? सोल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं साइड में। इन्होंने बोला कि उस टाइम पे क्या था कि जो नमक कहाँ पे मिलता है? समुद्र के किनारे पे। तो समुद्र के किनारे पे नमक निकालने का अधिकार भारतीय लोगों को नहीं था, ये कानून था। ये भारतीय लोग नहीं निकाल सकते, कोई कंपनी निकाल सकती है या अंग्रेज लोग निकाल सकते हैं वहाँ से नमक। तो इन्होंने क्या बोला, ये कानून है, इसका हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ जाएंगे, इसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। और सबसे पहले कहाँ खिलाफ जाऊँगा? मैं खुद जाऊँगा, दांडी में जाऊँगा, और दांडी वाली जगह पे मैं खुद नमक लूँगा, नमक मुट्ठी में उठाऊँगा और खुद मतलब इस कानून को तोड़ूंगा। तो इसको बोलते हैं दांडी मार्च। ठीक है, दांडी यात्रा। तो ये गए यहाँ पे और इन्होंने वहाँ से और बोला कि अब मैंने नमक से स्टार्ट कर दिया, आप जहाँ पे आप हो वहाँ पे सारे जो भी कानून होते हैं जो आपको लग रहा है ठीक नहीं है उनके खिलाफ जाओ, उनको तोड़ सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट से बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए,
लोअर से बोला कि आप वकालत छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए, सबको बोला कि आप अपने अपने काम छोड़ दो, अंग्रेजी शासन को हम ठप करा के रहेंगे। ठीक है, ये लगभग चलता रहा, 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद में गांधी और उस टाइम पे इरविन थे वॉइस रॉय, उनके बीच में एक पैक्ट मतलब एक समझौता हुआ कि इस आंदोलन को थोड़ा रोक दिया जाए, हम आपकी कुछ शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। पैक्ट हुआ और उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट के बाद में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। मतलब बहुत सारे इंडिया के लोग और बड़े बड़े लोग थे और ब्रिटिश लोग वो मिलके और लंदन में एक कॉन्फ्रेंस की, एक साथ मिले कि भारत के भविष्य के बारे में क्या क्या हम लोग निर्णय ले सकते हैं, उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने बोल दिया कि ठीक है, अभी मैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था इसको थोड़ा रोक देता हूँ, 1930 में जो स्टार्ट किया था, अब मैं ठीक है ये कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, आप लोग रेडी हो क्या इसमें। अंग्रेजों ने बोला ठीक है आप लोग आइए, यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे, आपके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, भारत के फ्यूचर के बारे में। तो ये गए कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, कहाँ पे गए, लंदन। वहाँ पे गए पर वहाँ पे बात नहीं बनी, बहुत ही गड़बड़ी शर्तें रखी गई और भारत के लिए कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हुई। और ये फिर वापस से आए इंडिया में, बोले नहीं आप लोगों ने तो धोखा दिया एक तरह से ब्रिटिशर्स ने, और इन्होंने फिर से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1934 फिर ये चला, 2 साल तक चला। फिर 1934 में ये इन्होंने अपना जो आश्रम था वो शिफ्ट कर दिया सेवाग्राम में। वर्धा है, वर्धा आप लोगों को पता है, नागपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे सेवाग्राम में इन्होंने साबरमती से इधर शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया, जब ये यहाँ से निकले थे दांडी से, उस टाइम पे इन्होंने क्या बोला था, एक कसम एक तरह से खाई थी कि भाई मैं जब तक भारत की आज़ादी नहीं मिलेगी जब तक मैं साबरमती आश्रम में वापस से नहीं आऊँगा। अब भारत की आज़ादी तो नहीं मिली 3-4 साल में, तो इन्होंने बोला कि मैं तो आश्रम में कदम नहीं रखूँगा जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने बोला कि चलो अब दूसरी जगह कहाँ जा सकते हैं, तो वहाँ के वर्धा के पास में कुछ राजा वगैरह थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दी कि आप गांधी जी यहाँ से आइए और यहाँ से अपना सारा सिस्टम चलाइए। तो वर्धा में सेवाग्राम में इन्होंने अपना पूरा पूरा आश्रम शिफ्ट कर लिया। उसके बाद में जो बड़े मूवमेंट हुए 3-4, उनमें 1940-41 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, इसके बारे में भी आएगी बाद में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया और उसमें इन्होंने स्लोगन दिया कि डू और डाई, करो या मरो का नारा दे दिया। ठीक है, कि आप अंग्रेज़ों को ये फाइनली भगाना है अपने देश में से। और 1942 से 44 तक इनको फिर से जेल हो गई, ये जेल में रहे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई उस टाइम पे, कस्तूरबा इनके वाइफ का नाम था। ठीक है, और इनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की भी डेथ हो गई। ठीक है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पर गांधी जी बिल्कुल खुश नहीं थे। उस टाइम पे बहुत भारत में दंगे चल रहे थे, तो उससे बहुत दुखी थे। और माउंट बेटन ने जो प्लान बनाया था भारत को विभाजित करने वाला, कि आधा मतलब मुस्लिम को उधर वाला पार्ट चला जाएगा, इंडिया ऐसे रहेगा, तो इनको ये उस चीज़ से बहुत आहत थे कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है। इवन कोलकाता में रहे ये काफ़ी दिन तक, क्योंकि कोलकाता में भी तो डिवीज़न चल रहा था ना, बंगाल का डिवीज़न करके आधा पाकिस्तान को दे रहे थे और आधा भारत में रह रहा था बंगाल, मतलब पाकिस्तान, मतलब इस टाइम का बांग्लादेश पाकिस्तान था उस टाइम पर। तो एक तरह से ये वहाँ पे बहुत वायलेंस हो रहा था, बहुत मतलब लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो कलकत्ता में रहे पीस के लिए। ठीक है, टोटल मिला के जब आज़ाद भी भारत हुआ तो ज़्यादा खुश नहीं थे और कलकत्ता में उस टाइम पे थे। 1948 में इनकी डेथ हो गई, गोली मार नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारने की वजह से। ये प्रेयर करने के लिए निकले थे, शाम की प्रेयर करते बिरला हाउस नई दिल्ली में प्रेयर करने के लिए निकले, वहाँ पे इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। क्या वो दिवस था, जनवरी 30, 1948। अभी गांधी जी के बारे में शॉर्ट में है ना, एग्ज़ाम्स में इनके बारे में काफ़ी चीज़ें इस तरह की पूछी जाती है। आई होप आपको मोटा मोटी आइडिया आया होगा। अब हम इन मोमेंट्स को आगे पढ़ेंगे एक एक करके, और बीच में कुछ और आए होंगे उनको आगे करेंगे। लगभग हम 3 क्लासेस के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा आज़ादी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से मेन मोमेंट थे और बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स मैंने डाले हैं आप